मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में अच्छे दिनों का जो रोड मैप सामने रखा है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है टैक्स पेयर्स। और हो भी क्यों ना, एक ही झटके में वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की भरमार जो दे दी है। बजट 2014 में जहां थोड़ी खुशी मिली है वहीं थोड़ा गम भी है। यो मनी के बजट स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे कि पैसे के मामले में कहां मिली है आपको राहत और कहां बढ़ी हैं आपकी चिंताएं। कैसे बदलें आप निवेश की स्ट्रेटेजी, डेट फंड पोर्टफोलियो में क्या करें और अब कैसे करें अगले साल की टैक्स प्लानिंग, इन सब बातों को डिटेल्स चर्चा में लेकर आएंगे। इस खास शो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे मेहमान रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा और आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के फिरोज अजीज साहब। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आपसे ही शुरू करते हैं रुंगटा साहब की, जो बजट में अनाउंसमेंट हुए उसमें बड़ी बड़ी बातें तो ये हैं कि आपको टैक्स डिडक्शंस मिल गए हैं, आपका स्लैब थोड़ा बढ़ गया है, होम लोन लेते हैं तो और फायदा है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अगर हम टैक्स पेयर के हिसाब से देखें तो जो भी राहत अभी मिलती है वो वेलकम है। 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया गया है, तो नेचुरली छोटा मोटा जो भी अगर फायदा है वो एक टैक्स पेयर के हाथ में बच रहा है। अगर हम सारे प्रोविजंस देखें और फिर उनका बेनिफिट्स देखें तो जो 5 लाख की इनकम तक कमाते हैं उनके पास करीबन, अगर होम लोन का बेनिफिट इंक्लूड करते हैं तो करीबन 15,000 रुपया साल का बचता है। अगर 10 लाख की इनकम है तो करीबन 25,000 और अगर 20 लाख की इनकम है तो 36,000। काफी है कि नहीं है वो एक डिबेट का इशू जरूर बनता है, लेकिन अगर कोई राहत मिलती है तो इट इज ऑलवेज वेलकम। राइट अजीत साहब, मैं यही सवाल आपके पास भी लेकर आता हूं कि दिखने में तो अच्छा लगता है कि आपके इतने पैसे बच रहे हैं, इतने पैसे बच रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां महंगाई इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ आपके खर्चे और लाइफस्टाइल भी अब पहले जैसे नहीं है, अलग हैं। तो ऐसे में इस कदम को एक सिर्फ ओके आपको खुश करने के लिए कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा मानते हैं? मांग ये हो रही थी कि आप अगर जहां तक होम लोन की बात उसे बढ़ा के 5 लाख कर दें तब एक्चुअल में किसी के हाथ में कुछ बचेगा और वो घर खरीद पाएगा। 25,000 साल के बचा भी लिए, वो भी 10 लाख वाले ब्रैकेट में, तो उसके घर नहीं बनेगा किसी का। बिल्कुल, बट ये भी हमें तवज्जो देना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है 45 डेज की है, ओके, बजट बहुत अच्छा है उसको मद्देनजर रखते हुए, एंड आई थिंक डायरेक्शन बहुत क्लियर है। जैसे आपने कहा महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई पे भी एम्फेसिस दिया गया है इस बजट पे, बोला कि महंगाई हम नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिटेल इन्वेस्टर या फिर कॉमन मैन के से एम्पथाइज नहीं कर रही है, वो एक्चुअली रिलेट कर पा रही है और वो उनके प्रॉब्लम समझ रही है और उसको सॉल्व करने में लगी हुई है। बट ये डायरेक्शन वाइज 15,000 रुपी सेविंग 5 लाख के, इसके लिए फिर भी अच्छा खासा सेविंग है मेरे हिसाब से। 10 लाख में 20%, 20,000 रुपए 2% होता है, तो मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ही तो होगा। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट टू माय माइंड। चलिए, तो शुरुआत अच्छी है, एक साइन अच्छा दिया है यहाँ पर वित्त मंत्री ने। रुंगटा साहब, अब मान लीजिए जो भी पैसे आपके पास बच रहे हैं, आपने जो बताया कि आप इतनी आमदनी में आते हैं तो इतने पैसे बचा पाएंगे, तो अब बचा लिए, अब उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा? अगर हम लिटरल सेंस में ग्राउंड लेवल की बात करें, एक तरफ हमने बात की कि 15,000 रुपया बच रहे हैं, 25,000 रुपया बच रहे हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो ये जो पैसे बच रहे हैं वो खर्चे में ही लगेंगे। राइट वो जरूरी नहीं है कि आपके 15,000 रुपए बच गए तो आपके पास अभी निवेश करने के लिए 15,000। मेरा मूल प्रश्न पहले भी यही था, शायद मैं ढंग से रख नहीं पाया, कि आपके एक्सपेंसेस जितने हैं उनके सामने क्या ये रकम पर्याप्त है? मतलब आपके खर्चों में ही चली जाएगी दोबारा? देखिए, अगर हम इंडिविजुअल्स की तरफ से बात करें या टैक्स पेयर्स की तरफ से बात करें, तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जिस हिसाब से महंगाई आज तक बढ़ी है, तो आपकी इनकम वो लेवल पे वो सेम लेवल से बढ़ी नहीं है। तो अगर टैक्स में एक जो छूट मिलनी थी वो एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, और दैट इज द लीस्ट गवर्नमेंट आपके इंडिविजुअल्स के लिए कर सकती है। तो ये एक टैक्स पेयर का नजरिया हो गया। लेकिन हम एक माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें जो गवर्नमेंट को संभालना है, तो उसमें जेटली जी ने कह भी दिया है कि भाई दिस इज द बेस्ट आई कुड डू, जो मेरी सर्कमस्टेंसेस है उसमें मैं ये बेस्ट कर सकता था। राइट। सो अगर आप इंडिविजुअल्स की तरफ से देखेंगे तो ये डेफिनेटली कम था। अगर आप एक सिटीजन ऑफ द कंट्री की तरफ से देखेंगे और एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, एज इंडिया एज अ होल देखेंगे, तो शायद ये एक अच्छा स्टेप था। आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस पर्सनल लेवल पे अभी फिलहाल करने होंगे, लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर कैसे जाता है, फिर हम नेक्स्ट बजट में शायद देख सकते हैं कि थोड़ा और राहत मिले। और जो मोदी सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है कि आम आदमी के हाथ में जो इन्फ्लेशन की मार है वो कम करें, तो शायद नेक्स्ट बजट तक इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज हो जाए और उस समय आपको ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो आई थिंक वो एक नजरिया लेके चलें तो एक फेयर व्यू और फेयर एनालिसिस आप एक बजट का कर पाएंगे। राइट। अजीत साहब, पीपीएफ की भी लिमिट को बढ़ा दिया गया है यहाँ, तो आपको क्या लगता है, हालांकि बचत के लिए ही है आपकी, आप ज़्यादा पैसा बचाएं उसके लिए, तो इस मूव को आप कैसे देखते हैं?
मैं तो कहता हूँ कि इस बजट में जैसे आपने कहा पीपीएफ में भी बढ़ोतरी मिली है आपको राहत की, एटीसी में भी बढ़ोतरी मिली है। तो मेरे हिसाब से जो सेविंग्स है, टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स एग्जेम्पशंस की लिमिट्स जो बढ़ी है बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स पे बढ़ी है, पीपीएफ पे बढ़ी है, होम लोन पे बढ़ी है, एटीसी पे बढ़ी है। इससे मेरे हिसाब से सब में फायदा तो है ही है, और आपकी जो टैक्स एग्जेम्पशन मिनिमम बेयर मिनिमम लिमिट होती है वो भी उतनी ही रह गई है, और एजुकेशन सेस को भी उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है। तो आई थिंक ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉम्प्ट करते हुए, फाइनेंशियल सेविंग्स हमारी कंट्री में बहुत कम है, उसको प्रॉम्प्ट करते हुए ये बहुत अच्छे मूव्स हैं। और अगर आप देखे भी जाएं तो पेंशन पे भी इन्होंने तवज्जो दिया है, इन पे भी पेंशन पे भी कमेंट किया है, तो लॉन्ग टर्म एक्विटी सेविंग्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर इज अ वेरी गुड मूव। राइट सर, अब जो मैंने पहले प्रश्न किया कि अब आपके सामने ये टारगेट्स आ गए कि 50,000 यहाँ से बचा सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ से बचा सकते हैं, तो अब उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपनी प्लानिंग को कैसे अब यहाँ से मूव करेंगे? आप देखिए, कोई भी इन्वेस्टर को आप दो कैटेगरी में कर लीजिए। एक इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास कैश सरप्लस है। सो टेक्निकली अगर हम बात करें, एक मेट्रोज में जो काम करते हैं, अगर 10 लाख के ऊपर उनकी इनकम है, एनुअल इनकम पैकेज अगर 10 लाख के ऊपर है, तो उनके पास कुछ सेव करने के लिए बचता है। हम उनमें भी अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग 2 लाख के 1 लाख के ऊपर ऐसे भी इन्वेस्ट कर रहे थे। सो आज जो वो 1 लाख के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा था उनका, तो अब वो इंक्लूड हो गया है, तो उनको टैक्स बेनिफिट एडिशनल मिलने लग गया, सेविंग्स वो ऑलरेडी कर रहे थे। अगर हम लोअर इनकम ब्रैकेट्स की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि उनके हाथ में इनकम बचती ही नहीं है। सो जो लिमिट आपने 1 लाख की 1,50,000 कर दी है, लेकिन आपको ये रियलिटी में देखना होगा गोइंग फर्दर कितने लोग वो 50,000 का बेनिफिट ले पाएंगे, और जो ले सकते हैं डेफिनेटली उन्हें लेना चाहिए। उन्हें अपने निवेश जो करने चाहिए वो अपने गोल्स के बेसिस पे, अगर डेट में निवेश करना है, क्योंकि हाँ जी, मेरा ये कि वो जो 50,000 का आपको एक्स्ट्रा ग्राउंड मिल रहा है, तो वहां पर आप क्या लेंगे? डेट को लेके आएंगे, इक्विटी की तरफ ही अपना एक्सपोजर रखेंगे, गोल्ड या इस तरह की चीजों में जाएंगे? वहां पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, एक कॉमन सजेशन करना शायद गलत होगा। जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, एलिमेंट है कि इट इज पर्सनल फाइनेंस, सो हर इंडिविजुअल के लिए डिफर करता है। एक हमने जो ट्रेंड देखा है, पहले पीपीएफ की लिमिट 70,000 थी, तो एटीसी की लिमिट भी 70,000 थी। जब पीपीएफ की लिमिट 1 लाख बढ़ा दी गई तो एटीसी की बढ़ा दी गई थी। सो जनरली हमने देखा है कि जो इंडियन मेंटालिटी है वो पीपीएफ की तरफ डेफिनेटली झुकाव रहता है, और राइटली सो, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो आप ये लिमिट साइमल्टेनियसली बढ़ाते हैं तो उन निवेशकों के लिए जो इक्विटी समझते नहीं है, लेकिन ये एक मौका मिलेगा। एज अ फाइनेंशियल प्लानर आई वुड से कि आप ये मौका ढूंढिए कि आप अपनी अगर 1 लाख की लिमिट आप पूरी करते हैं और कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, तो ये 50,000 रुपीज आप शायद ELSS या कोई दूसरे प्रोडक्ट में डालें जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता हो। राइट। सो ऐसे करके अगर आप शुरू करते हैं तो शायद ठीक होगा, बट अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, सो ELSS इज दी ओनली प्रोडक्ट जो 3 साल का लॉक इन के साथ आता है। PPF 15 साल का लॉक इन है। कोई भी दूसरा जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लीजिए या इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लीजिए, वो सब आपके लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं। सो ELSS वो भी कैटेगरी में फिट होता है कि आप 3 साल के लॉक इन के बाद आप निकाल भी सकते हैं। सो एक शायद एक मोटिवेशन मिले एक निवेशक को जो इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हुए भी इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे। तो शायद इक्विटी वो हिसाब से, बट हाउएवर कोई भी एक जनरलाइज्ड रूल नहीं रहता है, हर इंडिविजुअल के लिए डिफर करता है। चलिए, तो यहाँ पर शुरुआत कर दी, हमने चर्चा की कि बजट में वित्त मंत्री ने आपको जो तोहफे दिए हैं यहाँ पर टैक्स के रूप में, आपका टैक्स बचत के रूप में, उनका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बेहतर से बेहतर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनको इंक्लूड करेंगे ताकि आपको मिले बेहतर फायदा, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। डेट फंड्स में आप क्या करेंगे आगे, वहां पर जो परिवर्तन आया, जो चेंजेस आए, उसका कितना इंपैक्ट आएगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे, सारी बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो आपको इस बजट से क्या मिला, आपके पैसे बचत और निवेश के लिए क्या बदला, हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ बने हुए हर्षवर्धन रुंगटा और फिरोज अजीज। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजीज साहब, डेट फंड की हमने बात की ब्रेक से पहले, तो डेट फंड के लिए जानना चाहेंगे कि इसमें कुल मिला के क्या परिवर्तन आया है और निवेशकों के लिए अच्छा है या बुरा है? जो परिवर्तन आया है, जो चेंज आया है डेट फंड्स में, 2 किस्म का चेंज आया है। एक तो कैपिटल गेन्स जो है डेट फंड की बढ़ गई है, 10% से 20% कर दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था 33%, एजुकेशन सेस मिला के जो 33% आता था वो वहीं का वहीं है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 10% पे था, जो कि बहुत अच्छा था, वो अभी उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। उसके साथ और एक डिफरेंस जो हुआ है इस बजट में कि 1 ईयर में जो लॉन्ग टर्म होता था वही फंड अभी
3 साल के ऊपर होल्डिंग पीरियड होगी, तभी जाके वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो अब 3 साल के पहले अगर आप रिडीम करेंगे और 1 साल के बाद भी रिडीम करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म ना कहला के शॉर्ट टर्म कहलाएगा और उसमें 33% की टैक्स लग जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट है डेट फंड्स के लिए। बट आई थिंक अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के टाइम फ्रेम से तो उसको इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्सेशन परमिटेड है। इंडेक्सेशन अगर परमिटेड नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होता, बट इंडेक्सेशन परमिटेड है। तो 3 साल बाद अगर आप इंडेक्सेशन के साथ 20% दे रहे थे, देंगे वही चीज आप पहले भी दे रहे थे, तो उसमें चेंज ही नहीं होगी अगर आप 3 साल की होल्डिंग पीरियड बढ़ा लें। और दूसरा एक भी चेंज है जो कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब भी डिविडेंड पे होता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी वो डिविडेंड के टैक्स को पे करके आपको डिविडेंड देती है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को थोड़ा ज्यादा टैक्स देके फिर आपके हाथ में डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन का तरीका बदला है। बिल्कुल तरीका बदल गया। पहले नेट पे था, अभी ग्रॉस पे आ गया। तो उससे क्या होगा कि 22% की जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स थी इंडिविजुअल्स पे इफेक्टिव थी, वो अब 28 पे पहुंच जाएगी और कॉर्पोरेट्स के लिए 33 पे पहुंच जाएगी। तो ये जो डिविडेंड ऑप्शंस हैं वो कम लुक्रेटिव हो गए, ग्रोथ ऑप्शंस ज्यादा लुक्रेटिव हैं, बट अगर 3 साल की होल्डिंग पीरियड हो तो ये 2 मेजर चेंजेस डेट फंड्स के लिए काफी आपको क्या लगता है इस ये करने के पीछे वित्त मंत्री की क्या सोच रही होगी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि ये बहुत बड़ा टैक्स आर्बिट्राज था। जैसे आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो 33% की टैक्स लगती है। अगर आप एक डेट फंड जैसे कि एफएमपीज खरीद लेते थे तो 1 साल बाद आपकी नॉमिनल नेग्लिजिबल टैक्स लगती थी इंडेक्सेशन के बाद। तो ये कॉर्पोरेट्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते थे आर्बिट्राज को। ये आर्बिट्राज को ब्रिज करने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए और पैरिटी लाने के लिए आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर हैज डन दैट। आई थिंक कॉर्पोरेट्स के लार्ज एयूएम्स थे। अगर आप 1 ईयर की एफएमपीज देखें तो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ की एफएमपीज की एयूएम्स थी इंडस्ट्री में, जो 20% ऑफ द एयूएम्स थी, उसमें से 70-80% कॉर्पोरेट्स होल्ड करते थे। तो इसका बेनिफिट कॉर्पोरेट्स को जा रहा था, ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए इसको क्लैम्प डाउन करने की स्ट्रेटजी अच्छी स्ट्रेटजी रही है मेरे साथ। तो हर्ष जी, आप क्या कहेंगे कि अब ये जो कदम उठाया, जैसा यहाँ पर अजीत साहब ने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये कदम उठाया, लेकिन होगा इसका नतीजा यही कि इस रिटेल निवेशक अब थोड़ा दूर हटेंगे? अगर हम रिटेल निवेशक की बात कर रहे हैं तो वो जब टैक्स सोच के अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे, डेट फंड में निवेश कर रहे थे, तो एट द फर्स्ट स्टेप वो प्रोसेस ही गलत था। अगर आप अभी हम कंपेयर करते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड से, कोई भी डिसीजन जब आप इन्वेस्टमेंट का लेते हैं, सो टैक्स इज वन ऑफ द एलिमेंट। लेकिन आपको ये देखना है जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं वो आपको एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट से लिंक होते हैं। एक निवेशक है अगर वो चूज करना चाहता है बिटवीन द 2 प्रोडक्ट्स, अगर हम उसके अंडरलाइंग फिलॉसफी ही पहली बात अलग है। अगर डेट म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट पे कॉल ले रहे हैं। और आज की तारीख में अगर वो सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स डिफरेंस है और वो बोलते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट में करेंगे, डेट म्यूचुअल फंड में नहीं करेंगे, तो शायद वो एक गलत मूव हो सकता है, क्योंकि उनकी अंडरलाइंग फिलॉसफी डिफरेंट है। आप एक इंसिडेंस मान लीजिए, अभी अगर हम एक एनालिसिस करें, गवर्नमेंट ने भी एम्फोसाइज ये बजट में किया है कि वो इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली ध्यान रखने वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है, उसके साथ साथ में अगर ब्याज दरें भी घटती हैं, अगर आपने 15% गेन, मैं नहीं कह रहा हूं कि 15% रिटर्न आपको डेट फंड से मिलेगा, लेकिन एक एग्जांपल के लिए हम देखें कि अगर आपको डेट फंड में एक पीरियड में 1 साल के पीरियड में आपको अगर 15% रिटर्न मिलता है और उसमें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरते हैं, क्योंकि हम 1 ईयर का होराइजन ले रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरते हैं, 30% टैक्स भरने के बाद भी आपके हाथ में कितने रुपए आते हैं? करीबन 10-10.5% आपको फिर भी आपके हाथ में आएगा। दूसरी तरफ आपके पास फिक्स डिपॉजिट है जो आपको 8.5-9% टैक्सेबल आज की तारीख में ही दे रहे हैं। आप अगर टैक्सेशन को देख के आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि शायद डेट म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगा। जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको ये देखना है कि अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है, आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो डेट म्यूचुअल फंड में कभी आता ही नहीं था, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलते थे उसमें, वो बैंक एफडी की तरफ ही जाते थे। और जो डेट म्यूचुअल फंड की तरफ निवेश करते हैं वो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट समझते हैं। तो अगर वो समझते हैं तो आज की तारीख में दोनों एट पार हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बिलो पार हो गया है, कि वो अनअट्रैक्टिव हो गया और एफडी फिर भी बेटर है। फ्रॉम द टैक्सेशन पर्सपेक्टिव दोनों एट पार हैं। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सा चूज करते हैं, अज्यूमिंग दोनों टैक्सेशन रेट्स आर द सेम, और आप इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स पे बैट करना चाहते हैं, हम म्यूचुअल फंड में फिर भी आएंगे। और आप अगर वो चीज से कंफर्टेबल नहीं थे पहले, आज भी नहीं होंगे, आप फिक्स डिपॉजिट आप फिर भी करेंगे। राइट।
सो इम्पैक्ट वैसे देखा जाए तो कुछ बहुत मेजर होना नहीं चाहिए। चलिए, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एक और इसमें है कि वित्त मंत्री ने यहाँ पर उसकी डेट्स को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं रखी है, जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक के दौरान। तो उसका आगे क्या होगा कि आप शॉर्ट टर्म कहाँ से काउंट करेंगे? क्या जितना गैप बजट और फाइनेंशियल ईयर के बीच में रहा, क्या इसमें भी काउंट होगा या कोई क्लैरिटी आती हुई दिखेगी आगे? वेल एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। अगर हम फाइनेंस बिल पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2015, लेकिन उसमें यह भी लिखा गया असेसमेंट ईयर 15-16, विच मीन्स प्रीवियस ईयर आपका करंट 14-15 होगा। तो इसमें दो इश्यूज हैं। अभी हम ऑलमोस्ट हाफ वी आर ऑलमोस्ट हाफ थ्रू अ फ्यू मंथ्स थ्रू दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर आप गोल पोस्ट अगर मैच के रूल्स अगर आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद चेंज करते हैं, तो जो भी डिसीजंस अप्रैल से आज तक लिया गया है और कोई इन्वेस्टर अगर एग्जिट कर चुके हैं, 1 साल का लॉन्ग टर्म समझते हैं, उनका 12 महीने का जो पीरियड था वो मई में खत्म हो गया और उन्होंने एग्जिट कर लिया, और अब आप कहते हैं जुलाई महीने में कि आपको उस पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, तो इट इज नॉट फेयर। ये एक बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के जैसा का सिचुएशन हो गया फॉर इंडिविजुअल्स भी। दूसरी बात यह है कि आप ये सोचिए किसी ने अगर 1 अप्रैल 2015 से लागू होता है और फाइनेंशियल ईयर 15-16 लेते हैं, जिन्होंने 2 साल पहले 24 मंथ्स की एफएमपी ली थी और वो मैच्योर हो रहा है आपका 4 अप्रैल को, तो वो आज की तारीख में वो शॉर्ट टर्म गिना जाएगा। जो ओरिजिनली जब उन्होंने 2 साल पहले निवेश किया था, उन्होंने लॉन्ग टर्म डबल इंडेक्सेशन बेनिफिट्स सोचते हुए डाला था। तो ये जो है ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो आई थिंक वो तो आईज ओपन करके ही कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो अजीत साहब, अगर पुराना अनुभव देखें तो आमतौर पे जब इस तरह की दिक्कत पेश आती है कि किस तरफ जाएगी चीज़ें, जो इन्होंने कहा कि नुकसान हो जाएगा पहले जो सोच के लिया है, और अब इन 3 महीनों के दौरान क्या हुआ, जिन लोगों ने एग्जिट कर दिया उनका क्या होगा, तो आमतौर पर इतिहास को देखते हुए क्या है, गवर्नमेंट किस तरह के डिसीजन लेती है? क्या उसको अगले फाइनेंशियल ईयर से ही लागू करेगी, भले ही अभी बजट में बता दिया है? मेरा ये ओपिनियन है कि आई थिंक ये इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगी। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी 1 अप्रैल 2015 से होनी चाहिए मेरे हिसाब से, टू बी फेयर। आई थिंक जिन्होंने अपने 2 साल 3 साल पहले, जो 2 साल पहले जैसे हर्षी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स किए थे एफएमपी में, उनके वो एफएमपी में ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप 3 साल तक एक्सटेंड कर लें और लॉन्ग टर्म कर लें, क्योंकि 2 साल में प्रोडक्ट ही खत्म हो जाता है और आपके पास कंपलसरी रिडेम्पशन आ जाती है। तो उनको बचाने का कोई तरीका ही नहीं है। वो ऑलवेज ये रिस्क रहता है विजावी इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड्स कभी भी अपने टैक्सेशंस को लॉक इन नहीं कर पाते। जैसे इंश्योरेंस में आपने अगर टैक्स जिस दिन खरीदा, वो टैक्स जो लागू था वही लागू रहता है मैच्योरिटी तक। बट म्यूचुअल फंड में वो रिस्क ऑलरेडी रहता है, और वो डिस्क्लेमर्स में भी रहता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स में म्यूचुअल फंड्स की, कि आपने जब खरीदा वो जब टैक्स लॉस थे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे जब आप रिडीम करेंगे। तो ऐसे कभी बैड लक हो जाता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है कि उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, आपकी ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगी, उनका शायद बचाव नहीं होगा। जी, आप अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझे, आज हम जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रिटायरमेंट के लिए, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं कि इक्विटीज में करिए क्योंकि टैक्स फ्री है लॉन्ग टर्म। भगवान ना करे कभी 10 साल बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटीज में भी आ जाए और आपकी पूरी जो प्लानिंग है वो शायद पूरी गड़बड़ आ जाए। सो जो भी है, बट एज फिरोज हैज सेड कि जो टैक्स रूल्स एट द डेट ऑफ रिडेम्पशन होते हैं वही लागू होते हैं आपको। सो लेट्स जस्ट प्रे कि आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है वो कभी टैक्सेबल ना हो जाए। उम्मीद भी यही की जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौट कर आएंगे और कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वेलकम बैक। तो मोदी के पहले बजट से निवेशकों को कई तरह के तोहफे मिले हैं, हम कर रहे हैं इसी पर चर्चा। हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा और फिरोज अजीज। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर्षी, एक और अनाउंसमेंट ये आई है कि अब आपके इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, हर तरह का जो भी इस तरह का ट्रांजैक्शन है वो सब एक ही डीमेट अकाउंट से ऑपरेट करने की बात। तो साउंड ग्रेट, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह लाने में? अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर जब तक जो कमोडिटीज़ के भी डीमैट अकाउंट अलग से खुलते थे, जब हम ई गोल्ड ई सिल्वर की बात किया करते थे, सो अलग डीमैट अकाउंट क्यों खुलना चाहिए? आपको एक ही डीमैट अकाउंट में आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स एक ही डीमैट अकाउंट में हो, तभी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो डीमटेरियलाइजेशन का जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। थोड़े चेंजेस आपको एक्ट्स में करने होंगे। डिपॉजिटरीज एक्ट चेंज करना होगा जिसमें सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है। इनके रेगुलेटर्स अलग थे पहले। अगर हम ई इंश्योरेंस की बात करें, जो अकाउंट्स अभी आज की तारीख में खुल रहे हैं, तो IRDA ओवरसी करता है। अगर हम सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट की बात करें तो सेबी ओवरसी करता है। तो चेंजेस आपको डेफिनेटली करने होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो चेंजेस क्योंकि अभी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है,
तो ये चेंजेस भी आ जाएंगे और ये चेंजेस जल्दी आने चाहिए। उसके बाद कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको अलग अलग अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जो आपका दूसरा सवाल था कि इसको लागू कितना होगा, ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है कि एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, पेनिट्रेशन कैसे होगा, आप कैसे एक छोटे पॉलिसी होल्डर तक पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि आप ये पॉलिसी डीमैट कर लीजिए। अभी ये चैलेंजेस आज भी हैं। LIC और नोट इतना रेजिस्ट कर रहे हैं टू कम ऑन बोर्ड। हमने कहीं पढ़ा था जब वो कह रहे हैं कि हमारा कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ आसपास आएगा, तो वो डीमैट के लिए पॉलिसीज डीमैट करना शुरू ही नहीं किए हैं। सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये ओवरकम करने होंगे, और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इनिशिएटिव लिया है तो आई एम श्योर कि सूनर और लेटर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन थोड़े चेंजेस एक्ट्स में करने होंगे, कौन ओवरसी करेगा, सेबी या IRDA, ये सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आई बिलीव ये बहुत ही अच्छा मूव है। चलिए, अच्छा मूव रहेगा ये, एक ही अकाउंट से सब कुछ मैनेज होगा। अजीत साहब, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब हर तरह के वित्तीय लेन देन के लिए, हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए KYC को कंपल्सरी करने की बात है। इस मूव को कितना प्रैक्टिकल देखते हैं? KYC तो बहुत इम्पॉर्टेंट, कंप्लायंस के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, बिकॉज वी हैव सीन काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो KYC जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एडवाइजर मैं तो कहता हूँ KYC इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब खुशी की बात यह है कि ये भी कहता है बजट की KYC सबके लिए कॉमन होगी। आज की दिन ऐसा नहीं है, और सबकी KYC के नॉर्म्स अलग हैं। बैंक के KYC के नॉर्म्स अलग हैं, डीमैट अकाउंट खोलने के KYC नॉर्म्स अलग हैं, कमोडिटी के KYC नॉर्म्स अलग हैं। अगर एक KYC अगर कॉमन KYC हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। KYC करनी बहुत जरूरी है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद मनी, यू शुड नो द पर्सन whom you are। KYC का फुल फॉर्म है नो योर क्लाइंट। सो मेरे हिसाब से KYC इंपॉर्टेंट है। कॉमन KYC ये बहुत अच्छा मूव हो जाएगा। आज की डेट में बहुत लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, लोगों को बहुत मुश्किल होती है, फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, एड्रेस प्रूफ्स की जो लिस्ट होती है वो अलग होती है, बहुत डाइवर्स है। तो उसको कंसोलिडेट करने में बहुत खुशी होगी। राइट, आई थिंक इट्स। चलिए, तो अब हम कार्यक्रम में अंत पे आ गए हैं। बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप दोनों से जानना चाहूंगा कि इस बजट को, चाहे आप ये रिफॉर्म की तरह जैसे KYC नॉर्म्स की बात की हमने, एक ही डीमेट की बात की, चाहे जो छूट दी है वित्त मंत्री ने लोगों को, उस हिसाब से कितने पॉइंट्स देंगे अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर चलें? वेल, अगर हम एक निवेशक के नजरिए से देखें, सो आई वुड गिव अबाउट 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप है अभी जो करना चाहिए और जो कर सकते थे। बट नेवरदलेस आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, कंसीडरिंग कि बहुत कम समय मिला है उन्हें ये बजट देने के लिए। आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 इज गुड। राइट, अजीत सर। पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से तो मैं 8 on 10 दूंगा, और मुझे बजट की क्लैरिटी बहुत पसंद आई है। सब एम्बिग्विटीज हटाने की कोशिश की है। शॉर्ट टर्म में शायद इतना अच्छा नहीं हो, लॉन्ग टर्म में आई थिंक बहुत अच्छा होगा पर्सनल फाइनेंस के लिए, क्योंकि एसेट्स बहुत अच्छा करेंगे, इक्विटी और डेट। तो 8 on 10 is what I'll give। चलिए, तो ऑन एन एवरेज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से थम्स अप है इस बजट के लिए, जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग है या आपकी पर्सनल फाइनेंस की बात है। और जैसा कि कहा कि क्लैरिटी है जो बहुत ज़रूरी है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। वक्त कम था इसलिए चीज़ें शायद उतनी नहीं आई, फिर भी हम कहेंगे शायद उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से बेहतर ही मिला है। तो उम्मीद आगे के लिए ये रहेगी कि आगे चलते हुए और भी बेहतर चीज़ें सरकार की तरफ से आने वाले बजट में और बजट के दौरान या उसके बीच भी देखने को मिलेगी, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और पुख्ता बनाएगी, आपको और मौके देगी अपनी बचत को बढ़ाने और उससे और पैसा कमाने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो यहाँ पर आपसे लेंगे विदा, फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।